बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रिएटिव पल्स की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान मसरूर अहमद। स्टूडियो 106.6 शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से। सामीन, आज जिस मौजू पर हम डिबेट करने जा रहे हैं वो है चौथा सनती इनकलाब और पाकिस्तान। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और अगर दुनिया के साथ कदम मिला के ना चले तो कोई इदारा, कोई फ़र्द, कोई कौम जो है वो फिर आगे नहीं बढ़ सकती। आने वाले जो ट्रेंड्स हैं, जो जदीद ट्रेंड्स आगे फ्यूचर में आ रहे हैं, उनको समझना और उस हवाले से तैयारी करना, ये एक बहुत अहम ज़रूरी मामला है जिससे हम आँख हुए बगैर हम ना सिर्फ जो है वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते बल्कि अपनी कौम को भी आगे नहीं ले जा सकते। सनती इनकलाब के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, जैसा कि कहा जाता है, एक ज़राई मुल्क है जहाँ पे अभी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका प्रोसेस इतना डेवलप्ड नहीं है। दुनिया जबकि चौथे सनती इनकलाब में दाखिल हो चुकी है, हम मेरे ख्याल में अभी पहले या दूसरे सनती इनकलाब के जो तकाज़े हैं शायद वो भी पूरे नहीं कर सके। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज अहमद सज्जाद साहब, जिनके साथ हम चौथे सनती इनकलाब के बारे में बात करेंगे। अहमद सज्जाद साहब पाकिस्तान के पहले पीएचडी होल्डर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री 4.0 या चौथे सनती इनकलाब में पीएचडी के थीसिस पर अपनी तहकीक मुकम्मल की। आप एक पब्लिक सेक्टर इदारे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कई एक यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी पढ़ा रहे हैं। मुल्क की आला यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील हैं। आपके साथ तहकीकी मुकालात भी बैनुल अक़वामी जराइद में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर अहमद सज्जाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मशहूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में मदऊ करने के लिए और इस मौजू पर कुछ कहने के लिए। सर, आपने ऐसे दकीक मौजू का क्यों कर इंतखाब किया अपनी रिसर्च के हवाले से? आपकी कोई ज़ाती टेंडेंसी थी इस सब्जेक्ट के हवाले से, या आपने जो है वो इसकी नीड को रियलाइज़ करते हुए, या आपको किसी ने मोटिवेट किया था कि इस सब्जेक्ट पे जो है वो तहकीक की जाए? आपके ये सुपरवाइज़र ने आप पे इन्फोर्स किया था या आपकी अपनी ये चॉइस थी? इसमें मैं इतना कहूँगा कि ये सब चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, जी। क्योंकि इस तरह का सफ़र तय करने के लिए ये सारी की सारी मोटिवेशन आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ख़ास तौर पे जब आप एक स्कॉलरशिप और एक बाइंडिंग के साथ एक यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हों और तहकीक के लिए आपका टास्क दिया जाए, तो फिर इसमें पर्सनल आपकी ज़रूरत भी होती है। इसके अलावा आपकी एक इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी होती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को देखते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो है मोटिवेशन का सबब बनती हैं। और क्योंकि पाकिस्तान को जब हम दूसरे मुल्कों के मुकाबले में देखते हैं कि वहाँ की तहकीक, वहाँ की सनत, वहाँ के इदारे जो हैं वो इतने प्रोग्रेसिव और डायनामिक हैं, तो पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि वो हम उसको उस नहज तक नहीं पहुंचा सके। हम उस तरक्की के सफ़र को जो है वो एक तो होता है शुरू करना, शायद वो हम प्रॉपर उसको शुरू भी नहीं कर सके। तो ये सारी की सारी मोटिवेशन थी। स्पेशली हम जब देखते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो पाकिस्तान की मरूज़ी हालात हैं इकॉनमी के, और ये अब से नहीं, ये काफ़ी अरसे से ऐसे हालात चल रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात है, जिनमें से सबसे बड़ी वजह जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफ़िसिट है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेफ़िसिट आपको पता है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ ना होने की वजह से है। तो ये जो इम्पोर्ट हमारी अराउंड $80 बिलियन है और एक्सपोर्ट
लेस देन $30 बिलियन। बिल्कुल, बिल्कुल लाइक दैट ऐसे ही है। तो ये तो $50 बिलियन का डेफिसिट दरमियान में आता है। हाँ, तो ये डेफ़िसिट अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये आपकी जो प्रोडक्शन होती है, जी, प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री ही बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करती है। बिल्कुल। और अगर आपकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप दुनिया को कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो जब आप दुनिया को कम्पीट नहीं करते तो फिर हम जैसे जो तहकीक को पसंद करते हैं, जो जो थोड़ा-सा पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसा क्यों नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में फिर हमें सोचना पड़ता है कि वो कौन से मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बेसिस पे ये सब चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें इनको अगर हम सम अप करें तो ये सारे की सारी एक सोर्स थी, मोटिवेशन थी इस मौज़ू को लेने का, क्योंकि पूरी दुनिया इस मौज़ू पे काम कर रही है। तो इसके अंदर जैसे कि जर्मनी लीड कर रहा है, अमेरिका है। इस मौज़ू पे हम मज़ीद डिस्कशन हम कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी जो है इसको इंडस्ट्री 4.0 का नाम देता है, या फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। ये आइडिया 2011 के अंदर जो है वो हैनोवर के अंदर बहुत बड़ी जो है वो जर्मनी की एक एग्ज़िबिशन होती है, इंडस्ट्रियल एग्ज़िबिशन। उसके अंदर उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कॉइन किया था। आई गेस नॉट प्रेसिडेंट, वो किसी इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट थे। इट्स वेरी फेमस। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो ये पूरी दुनिया में इंडस्ट्री 4 का नाम स्टार्ट हुआ। और फिर अमेरिका इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से इसको याद करता है। इस तरह से हर मुल्क ने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, इस फ़िलॉसफ़ी को इस्तेमाल करते हुए एक रेवोल्यूशनाइज़ की अपनी पॉलिसी भी, और इस रेवोल्यूशन से जो बेनिफिट लेना है वो लेने के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। जैसे चाइना है, जैसे मेड इन चाइना 2025, इस तरह स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका का कॉन्सेप्ट, इस तरह इंडस्ट्री 4 जर्मनी का कॉन्सेप्ट है, सिंगापुर ने इसमें लीड ली। इसमें साउथ कोरिया काम कर रहा है, साउथ कोरिया इसमें काम कर रहा है, फ्रांस काम कर रहा है, और इवन इंडियंस आल्सो दे हैव स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो खैर इसको हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आपका असर टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फॉर लीन प्रोडक्टिव सिस्टम इन इंडस्ट्री 4.0 इन पाकिस्तान। तो इसमें ये पीएचडी का आपका टॉपिक था। जी, पीएचडी की मेरी तहकीक इस मौजू पे थी पर्टिकुलरली। अच्छा, ये लीन प्रोडक्टिव सिस्टम और इंडस्ट्री 4.0 इनका आपस में ताल्लुक जो है वो समझाएंगे ज़रा हमारे सामईन को? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हम देखते हैं कि जापानीज़ इंडस्ट्री जो है वो रेवोल्यूशनाइज्ड हुई आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। जी। तो उनका एक कॉम्पिटिशन होता था उस ज़माने में फोर्ड मोटर्स और टोयोटा मोटर्स का। तो ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। तो जापानीज़, आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी सारी की सारी डिपेंड कर रही है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर उन्होंने बहुत ग्रोथ किया। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन जापान ने बड़ी ग्रोथ की। बिल्कुल ऐसी। तो जिसे हम कहते हैं ना क्वालिटी या मयार, क्वालिटी जो है वो जापानीज़ ने ऑटोमोबाइल में उनकी बिल्कुल मोनोपोली आप कह सकते हैं, या मेजर जो स्टेक है दुनिया में वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। और अब क्योंकि वो रोबोटिक्स में आ गए, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जापानीज़ ने फिर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था टोयोटा मोटर्स ने। तो लीन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तब ये इनका जो मकसद था बेसिकली वो ये था कि किसी तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस करें और अपनी सप्लाई चेन के अंदर जो बैकलॉग है या जो इन्वेंट्री को होल्ड करने का प्रोसेस है उसको हम किस तरह स्लो डाउन कर सकें। तो तब उन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बनाया, तो उसको लीन का नाम दिया गया आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अंदर बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ जो है इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई, इसकी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ यूज़ होना शुरू हो गई। तो दुनिया की पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी भी इंडस्ट्री ने या किसी प्रोडक्शन सिस्टम ने या किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने या इवन ऑपरेशंस के अंदर भी अगर वो चाहते थे कि हम जो वेस्ट हैं, चाहे वो कॉस्ट की फॉर्म में है, चाहे वो टाइम की फॉर्म में है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में है, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में जो वेस्ट थे उनको रिड्यूस करना, तो ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसके बहुत सारे टूल्स हैं, मेथोडोलॉजीज़ हैं जिनकी वजह से जो है ये कामयाब उसने सफ़र तय किया।
और हमें ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि जिस तरह हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसे कहते क्यों हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले जैसे इजाद हुई स्टीम इंजन, तो पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। उसके बाद जब बिजली इंट्रोड्यूस हुई या इन्वेंट हुई और बनी, तो उसके बाद फिर दूसरा सनती इनकलाब आया कि जब हर चीज़ जो है वो मैकेनाइज्ड हो गई और उसमें जो है वो पावर के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ज़माना आया कि जब ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स ने तरक्की की, तो फिर कंप्यूटर्स बने, तो उसको हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। फोर्थ क्या है? तो फोर्थ और थर्ड के रेवोल्यूशन। दरमियान में एक 3.5 भी है, कुछ अच्छा। लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो उसमें ये अच्छा, है इसका कि इरा कौन सा बनता है थर्ड का? थर्ड बेसिकली एरा है आफ्टर 1960। और सेकंड? सेकंड जो है वो बनता है 18 इवन यस लेट 90s जो है, लेट 80s जो है, लेट 80s जो है वो सेकंड है। और अर्ली 80 बन जाएगा? अर्ली 80s जो है 70s, मतलब जी। मिड 70s या लेट 70s जो है वो है जब स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस हुआ, तो जब एग्रीकल्चर डेवलप हुई, सप्लाई चेन डेवलप हुई, तो उसके बाद ये रेवोल्यूशनाइज हुई चीज़ें कि जब आपकी जो है वो क्रॉप्स या फसलें, उनका जी, जो जी। अनाज है वो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुई, वो रेल की रेवोल्यूशन, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन वो काफ़ी डिटेल अब में हम आते हैं सिर्फ चौथा अभी हम something, चौथे के fourth। ऊपर, हाँ। चौथे से ये थोड़ा कब सा शुरू होता है? हाँ, चौथा स्टार्ट होता है 2011 से। बेसिकली तो ये स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जिसको फॉर्मली आप कहेंगे, जिससे मैंने बताया कि जर्मन्स वो हैनोवर के अंदर जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, एक एग्जीबिशन होती है, इंडस्ट्री की एग्जीबिशन है बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उसको। तो उसके अंदर ये आइडिया कॉइन हुआ था कि उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके अलावा डाटा के ब्लॉकचेन ऊपर है काम हो रहा है और डाटा एनालिटिक्स के ऊपर जी। काम हो रहा है, ये साइबर और के 3D ऊपर है। प्रिंटिंग और साइबर फिजिकल जी। सिस्टम्स डेवलप हो गए हुए हैं। तो फिर जो है ना वो एक नई एक रेवोल्यूशनाइज हो गई चीज़ें। पहले तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये था कि रोबोटिक्स तो बन गए थे, वो चीज़ों को ऑटोमेट तो कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ये सनती इनकलाब जो है ये हर तरह की इंडस्ट्री को इंस्पायर कर रहा है, उसके ऊपर इम्पैक्ट इसका है, क्योंकि इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बिल्कुल तो ये हर तरह की इंडस्ट्री को आगे रेवोल्यूशनाइज, उसमें नए नए इनोवेशंस और ये चीज़ें बड़ा जो ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा पर्टिनेंट किस्म का क्वेश्चन है। जी। बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या एक पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फैसिलिटी है उसको ही रेवोल्यूशनाइज नहीं कर रहा, ये बेसिकली आर्किटेक्ट को भी कर रहे हैं, इवन मीडिया को भी कर रहे हैं, और बिल्कुल बाकी सारे जितने भी सेक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सब चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज हो रही हैं चीज़ें। मतलब सबसे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, डेवलप हो भी रही है और होगी भी, और ये प्रोसेस है किस ऑन गोइंग है। जी, जी। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है और उसके अंदर जो जिद्दत आ चुकी है, अब ये तो खैर बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एवरीबडी नोज वेरी लाउड एंड क्लियर कि सब चीज़ों को पता है कि किस तरह से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, या जिसको हम एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ भी कहते हैं, सही। वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो इंडस्ट्री इसलिए हम कहते हैं क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बेसिक्स जो है, जो रॉ मटेरियल है, जी, वो किस तरह से उसको उनका वैल्यू एडिशन होती है, वैल्यू चेन बनती है, तो उसके बाद फिर एक सप्लाई चेन का प्रोसेस आता है। जी। तो जब हम बात करते हैं ना वैल्यू चेन प्लस सप्लाई चेन, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। उसमें हम ऑपरेशंस को भी रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, उनको भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो सप्लाई चेन का जो पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर एक रॉ मटेरियल का आना, उसके बाद उसकी वैल्यू एडिशन होना, उसके बाद उसकी सप्लाई फर्दर आफ्टर प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन के बाद भी वो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो आफ्टर प्रोडक्शन भी आपको इन्फॉर्मेशन या फीडबैक जो है वो सिस्टम में आ रहा होता है। तो वो कस्टमाइज्ड किस्म की जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो इस जी अच्छा, एक जो दुनिया के सामने ग्लोबल थ्रेट आ रही है आगे फ्यूचर में, ये सनत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो ग्लोबल वार्मिंग। यस, चौथा सनती इनकलाब ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट करेगा या ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो एनर्जी एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है वो
उसका बेसिक पार्ट है। सही। क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो जिस तरह के इंडस्ट्री 4 का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम 3D प्रिंटिंग कहते जी। हैं। इसमें 3D प्रिंटिंग में बहुत सारी टाइप्स हैं, जो प्लास्टिक्स के हैं, कुछ कंपोजिट्स की हैं, कुछ जो है वो मेटल की 3D प्रिंटिंग होती है। तो अब नॉर्मली ये होता था कि जब कोई पार्ट या कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते थे, कोई ऑटोमोबाइल का कोई सेक्टर है, चाहे आपका ये माइक ये डेवलप हुआ हुआ है, तो जब हम इसको देखते हैं कि इसके जो प्रोसेसेस हैं बैक एंड पे, कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनी, पहले हमने स्टील के मेटलर्जी को उसको शेप इन किया, उसकी ड्राइंग को, फिर हमने इसके कास्टिंग का प्रोसेस हुआ, फिर एक इंस्ट्रूमेंट बना, उसको फिर फर्दर उसकी मशीनिंग का प्रोसेस, तो पूरी वैल्यू चेन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो उसमें कास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, जो हाई इंटेंसिव, जिसे हम भट्टियाँ कहते हैं, जी, जी, जी। भट्टियों का कॉन्सेप्ट है, फाउंड्रीज होती हैं, उसके बाद उसकी कास्टिंग का प्रोसेस है, वो भी उसके अंदर भी हम जो मेटल है उसको हम मेल्ट करते हैं, वो भी हाई इंटेंसिटी है एनर्जी के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट, उसकी इमिशन का प्रोसेस डिफरेंट है। और ये सब जो चीज़ें हैं सारी हाईली इंटेंसिव हैं, एनर्जी इंटेंसिव रिक्वायरमेंट है इनकी। बिल्कुल। तो लेकिन हम जब 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में क्या है कि बहुत ही सिंपल है कि बेशक उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये है कि अगर जो बाकी उसकी वैल्यू चेन के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती थी वो कर्टेल हो गई है। तो ये एक छोटी सी एक एग्जांपल है कि किस तरह से कहें कि इंडस्ट्री 4.0 जो है वो मोर सस्टेनेबल है एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, पाकिस्तान ये सारी डिबेट जो हम कर रहे हैं बड़ी लर्निंग और बड़ी ऑब्जेक्टिव और बड़ी मतलब प्रोडक्टिव डिस्कशन आपने की है माशाल्लाह। अच्छा, सवाल अब ये पैदा होता है, हमारे सामीन जो है वो ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहाँ पे खड़ा है, जबकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 2011 से स्टार्ट हो चुका है। हम उससे कितनी इंस्पिरेशन ले रहे हैं और यहाँ पर वो किस तरह के मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं, या अभी ये तो नहीं हो सकता कि हमने कोई इंस्पिरेशन ना ली हो या इस हवाले से ज़ीरो डेवलपमेंट हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशिएटिव हमने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक हमारी गवर्नमेंट ने लिए होंगे, साबका गवर्नमेंट ने भी और मौजूदा जो गवर्नमेंट से उन्होंने भी लिए होंगे। तो और दूसरा, पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं क्या वो भी सनती इनकलाब, चौथे सनती इनकलाब के हवाले से हमारे स्किल्ड वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं? सर आपकी जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वन बाय वन इसका आंसर दूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने किया कि आया पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ खड़ा है, जी। तो इस बारे में मेरी एक तहकीक जो मैंने शाया की है वो बहुत ही क्रेडिबल जर्नल है जी। वर्ल्ड का, हाई रैंक्ड, तो उसमें वो शाया हुई है। तो उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली जो मैंने पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट की, जी, जी। उसमें तकरीबन 50 के करीब जो लीडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जी, जी। पाकिस्तान की, उनको असेस किया गया था कि जी। वो किस तरह से उनके यहाँ इंडस्ट्री 4 का कॉन्सेप्ट है, या हम ये देखना चाह रहे थे जो पाकिस्तान की ग्रोइंग जो सेक्टर है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जी। वो कितनी सस्टेनेबल हैं, या उनकी असेसमेंट इंडस्ट्री 4.0 के अकॉर्डिंगली क्या है, पाकिस्तान को हम असेस करना चाह रहे थे। तो उसमें जो स्कोर अगर हमारा आया जो हम वो था 39.3 आउट ऑफ 100। आई मीन्स के अगर हम इसको लेवल्स में डिवाइड कर लें तो पाकिस्तान का जो लेवल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो इंडस्ट्री 4 का स्कोर है, वो आउटसाइडर्स या इनिशियल जो बिगनर्स होते हैं उनमें है। बिगनर्स भी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं आउटसाइडर टाइप है। मतलब कितना स्कोर होना चाहिए? स्कोर तो देखिए उसके लेवल्स हैं ना, किस लेवल पे अगर कोई कंट्री जाता है तो वो समझा जाएगा कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे उसको यूटिलाइज कर रहा है या उसकी स्टेज पे उसकी स्टेज को क्रॉस कर चुका है। हाँ, अगर हम इसको जो जर्मन्स का मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो अगर इसके हम 5 लेवल बनाएं, जिसमें एक आउटसाइडर लेवल होगा जिसका स्कोर कह लें कि हम 1 से लेके 20 तक कर लें, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बिगनर्स का होता है, अगर हम कह लें कि उसका अगर 40% तक उनकी है परफॉर्मेंस, और एक है कि एक्सपर्ट लेवल कह लेंगे जिसमें वो मोर देन 40-60 तक जाएं, और फिर टॉप परफॉर्मर आ जाएगा। तो वो उसकी रेंज है वो 100 बिटवीन 80 to 92, और उसका अगर हम स्लैब बना लें रफली तो इस तरह से बनता है। तो मेरे ख्याल से ये तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली ये बड़ा रिगरस किस्म का कॉन्सेप्ट है कि हर मुल्क जो है वो इसको उस तरह से अडॉप्ट तो नहीं कर सकता, ना ही हम ये कह सकते हैं कि फलां कंट्री जो है वो 100% जो है इंडस्ट्री 4.0। पाकिस्तान एक इसको इंडस्ट्रियल सेमी इंडस्ट्रियल एक कंट्री है,
और ज़राअत जो है उसका भी एक बड़ा स्कोप है हमारी इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चरल क्या एस्पेक्ट्स हैं चौथे सनती इनकलाब के? क्या हम उस पोटेंशियल को ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? सर अगर आप इजाज़त दें तो पहले जो जी जी, आपने क्वेश्चंस किए थे उनको रिपीट कर लें या चलिए इसे हाँ। कंटिन्यू कर लें? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो कुछ स्किप हो गए। चलें ओ इसकी हम अब उसका एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम इसी को जी जी, कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम्म, एग्रीकल्चर जो जिससे मैंने बताया कि वो बेसिकली रॉ मटेरियल क्रिएट करता है। हाँ किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्रिएट करता है। और रॉ मटेरियल स्पेशली अगर हम बात करें और अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, जी जी तो फूड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर से बनता है। जी उसके बाद अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, जो कि पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। जी, उसमें कॉटन की रॉ मटेरियल हम्म। एग्रीकल्चर से आता है। उसमें इसके आपकी क्या अलावा असेसमेंट है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है पाकि इंडस्ट्री, पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डेफ़िनेटली वहाँ भी लैग कर रहा है ना। हम्म, क्योंकि अगर हम कंपैरिज़न करते हैं प्रोडक्शन का विद जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके हम्म, साथ, लाइक अमेरिका है, इवन हमारे जो नेबर्स हैं इंडियंस के साथ, या इवन हॉलैंड, स्पेन के साथ या रशिया के साथ। अब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव इन्होंने लिए भी हैं कि मॉडर्नाइज किया जाए हुँ, अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को, प्रोसेसिंग के हवाले हुँ, से, हुँ, फार्मिंग के हवाले से, सही है। कारपोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो, बिल्कुल। उसके लिए इन्वेस्टर्स को भी इंगेज कर रहे हैं। हुँ। तो क्या आप समझते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है ये मैच करता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये प्योरली एक इकोनॉमिकल जो एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जी क्वेश्चन है। तो लेकिन मैं इसको जो इसका टेक्नोलॉजी रिलेटेड जी जी पर्सपेक्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए थी। जी, इनिशिएटिव इज़ गुड, आइडिया इज़ गुड, हम्म, बिकॉज़ जो हमारे एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज़ होते हैं, हमने उन्हीं को एक्सप्लॉइट करना होता है। सही तो है, डेफ़िनेटली हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इज़ द बिगेस्ट द सेक्टर हू कंट्रीब्यूट इन आवर इकोनॉमी। हम्म, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर की अगर डेवलपमेंट होगी तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल जो है उसकी फरावानी होगी। हम्म, और फिर रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन सिर्फ नहीं है, हमें रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के बाद हमें सोचना है कि उस रॉ मटेरियल को हमने वैल्यूडेशन कैसे करनी जी है। और ये सबसे बड़ी बात है, और उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो है वो इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम्म, और वो इस तरह से हो सकता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हमने हेविली इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है इस कॉन्सेप्ट में। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम लिंक करें इंडस्ट्री 4.0 का, जो सही, इन्वेस्टर आए उनको बाउंड किया जाए हम्म, कि वो लाइक इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रमोट करें। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगाई जाएँ, यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल जनरेट हो या प्रोड्यूस हो उसको फिर यहीं जो पाकिस्तान के अंदर ही इंडस्ट्रीज़ को उनको पाकिस्तान में जो लगाया जाए, और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को फिर फर्दर वो रॉ मटेरियल दे के ताकि वो उसमें से वैल्यूडेशन करें, वो वैल्यूडेशन जो कि हमारी लोकल मार्केट का रिक्वायरमेंट है और ग्लोबली भी रिक्वायरमेंट है। लाइक देखिए, अगर हम नेस्ले की एग्जांपल लेते हैं तो नेस्ले पाकिस्तान की ही रॉ मटेरियल को यूज़ करते जी हुए जो है वो बिज़नेस कर रही है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे रूम हैं, मतलब कोई एक रॉ मटेरियल से हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चला सकते हैं। बिल्कुल, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम रबर की एग्ज़ाम्पल लें, हम्म, तो रबर अगर होता है, लेट्स सी अगर वो इंडोनेशिया, मलेशिया की बात करें, तो उन्होंने रबर के ही प्रोडक्शन से उन्होंने बहुत सारी और इंडस्ट्री, जैसे टायर इंडस्ट्री है, इसके अलावा और बहुत सारी जिसमें रोड मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे ये इनिशिएटिव हुआ है कि उससे ये जो वेस्ट होता है उससे उन्होंने प्लास्टिक का जो वेस्ट है हाँ, उससे प्लास्टिक रोड्स का यूज़ बनाए किया। हैं। इस तरह से अभी उन्होंने पिछले रबर से दिनों भी में एक पार्क में, इस्लामाबाद के एक पार्क में जा रहा था तो वो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो बैठने के लिए बेंचेस वगैरह हैं ये रिसाइकल्ड चीज़ों से जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके ये बनाया हाँ, है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हम जो ओल्ड टायर्स होते हैं, यूज्ड टायर्स, तो उनकी रिसाइकलिंग से भी हम इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। खैर जी ये एक और कॉन्सेप्ट है, जी लेकिन ये कंट्रीब्यूशन की बात है। बहुत सारी है, जिस तरह से ऑलिव के प्रोडक्शन है, जी जी जिस तरह पोल्ट्री के प्रोडक्शन है। इसके अलावा हमारे वहाँ बहुत अच्छा सिट्रस क्रिएट होता है, जी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमारे पास मैंगो प्रोडक्शन है, वीट प्रोडक्शन है, शुगर केन प्रोडक्शन है, कॉटन प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन है। इसके अलावा और बहुत सारे फ्रूट की
बहुत सारी हमारे पास पैचेज़ हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ हमने उनको प्रोड्यूस नहीं करना है, हमने फार्मर तक नहीं रहना, फार्मर को उसका डिविडेंड दे के ख़त्म। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी कि वो वैल्यू एडिशन हमारे कंट्री में ही हो, और हमारे मुल्क में ही वो वैल्यू एडिशन होने के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो लोकली और ग्लोबली जो है वो उसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो फिर इसका डिविडेंड हो सकता है। वरना सिंपल क्रॉप कल्टीवेशन मेरा नहीं ख्याल कि कोई सस्टेनेबल आप कैसे, हाँ डेफिनेटली का शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम सस्टेन करेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कंट्री हो जिसने अपनी क्रॉप्स बेच के कहा हो कि हम सस्टेनेबल है इस दौर के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर्थ रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि देखिए आप की 24 करोड़ की आबादी है, अगर अपनी पॉपुलेशन को आप स्किल्ड कर दे तो चाहे 50 करोड़ ही क्यों ना, वो आपका एसेट है, अगर स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो। आपने मार्केट के मुताबिक उनकी ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, एजुकेट उनको किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या है, लायबिलिटी है। आप क्या समझते हैं कि हमने इस हवाले से कोई काम किया? क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को प्रमोट, पाकिस्तान में इंडस्ट्री प्रमोट ना होने की रीज़न क्या है। तो उस रिपोर्ट में अब शुरू करने से पहले मुझे था कि शायद लॉ एंड ऑर्डर रीज़न होगी, लेकिन आई वॉज शॉक्ड टू रीड दैट द रीज़न दैट वाज given in that document, in that research article, that was कि हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर नहीं है, इस वजह से हम इंडस्ट्री में पीछे हैं। अब क्या सूरत हाल है? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐसे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रिपेयर कर रही हैं जो चौथे सनती इनकलाब की ज़रूरियात और उसके तकाजे पूरे कर सकें? ये क्वेश्चन को हम ना डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इसका पर्टिनेंट और जेनेरिक आंसर देना मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। जहाँ तक उन्होंने आपने बात की कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट को रियलाइजेशंस तो हैं और वो किसी हद तक पॉलिसीज़ भी डेवलप कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस सारी प्रॉब्लम को या इस रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए था, या जो उसकी आप कहें कि जिस तरह एग्रेसिवली इसको परस्यू करना चाहिए था, वैसे मेरा ख्याल है कि नहीं है, क्योंकि हमें उस पेस को मैच करना है कि जिस पेस के साथ दुनिया चल रही है, और मेरा ख्याल है हम उसको नहीं कर पा रहे। और इसके मुकाबले में इंडिविजुअली लोग जो हैं वो जो हमारी यूथ स्पेशली वो इसको रियलाइज़ कर रही है, और वो थ्रू इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मेरे ख्याल से ये प्रपोर्शन अभी उस तरह नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें वो स्किल सेट चाहिए बड़े पर्टिनेंट और बड़े जिसे कहते हैं मोस्ट स्पेसिफिक किस्म की, स्पेशलाइज्ड किस्म की स्किल सेट चाहिए हमें अपनी, क्योंकि हम बेसिकली जिस तरह आपने बात की कि अगर एक स्किल्ड पर्सन है या स्किल लेबर है तो वो आपका एसेट है किसी भी कंट्री का। इसकी एग्जांपल्स दी जा सकती है, चाइना की है, इंडिया की है और बहुत सारी कंट्रीज़ की। तो किस तरह से उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को जो पहले स्किल किया, स्किल करने के बाद उसको एनेबल किया, एनेबल करने के बाद उन्होंने फिर अपने इंडस्ट्री के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन की और उसके डिविडेंड आए। खैर ये एक और मौजू हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है, अब फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेस्टमेंट आ रही थी फ्यू 5 to 6 ईयर बैक सिपेक की मद में, तो उसका जब हम कॉन्सेप्ट पेपर बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी चाइना की स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी चाइना की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो आप जिस रिपोर्ट को रेफ़र कर रहे हैं उस रिपोर्ट में भी डेफिनेटली यही हाईलाइट किया हुआ था कि हमारी स्ट्रेंथ कम से कम ह्यूमन रिसोर्स तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री उसकी लोकेशन की बात करते हैं चाइना से, हाईटेक इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में अगर हम उसको रीलोकेट करते हैं डिफरेंट जो हमारे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि उन फैक्ट्रीज के अंदर कौन काम करेगा। डिविडेंड पाकिस्तान का डिविडेंड तो इसमें है कि हमारी ही स्किल्ड लेबर उसमें काम करे, लेकिन अगर हमारी स्किल्ड लेबर उसमें काम नहीं करेगी या हमारी लेबर उसमें अपना कोई इफेक्टिव या आप कहेंगे कोई वैल्यूएबल रोल उसका नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर वो इन्वेस्टमेंट भी इसे हम कहेंगे कि आपकी इकोनॉमिक ड्रेन का एक्सपर्ट बनेगी। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, तो इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत एग्रेसिवली चीज़ों को परस्यू करना चाहिए। इससे उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है। यूनिवर्सिटीज़ की को रियलाइजेशन है
लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से बाकी सब चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं हमारी मौजूदा इकोनॉमी से या हमारे सिस्टम के जी, अंदर जो फ्लॉज़ हैं, डेफ़िनेटली उसको यूनिवर्सिटीज़ भी उसका शिकार हो रही हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं एफ़िलिएट रहा हूँ और हूँ भी, तो उनको रियलाइज़ेशन है कम से कम कि किस तरह से हमने इसको इस रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को रीअलाइन करना है। तो चीज़ें रीअलाइन हो रही हैं, सही। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर हम इसको इमरजेंसी बेसिस पे और बड़े एग्रेसिवली गवर्नमेंट जो है हुँ, परस्यू करे, तो इसके डिविडेंड बड़े अच्छे आ सकते हैं। अभी जो हमारी हम कहते हैं ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ वाला हिसाब होगा कि अगर हुँ। हम अपनी प्रॉब्लम्स अभी जो हमें फेस हो रही हैं और इसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है कि इसके लिए एक लीडरशिप रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़ॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है और इस जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिसमें वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रही हैं, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अ, जी सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। क्रिएटिव पल्स के साथ मसरूर अहमद अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। जाते-जाते आपसे बात करेंगे एक छोटी-सी। पाकिस्तान एक, आप कह लें कि तरक्की पज़ीर नहीं तो ज़ीर तामीर मुल्क है। हमेशा जो ज़ेर तामीर जगह होती है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है काम की, वहाँ पे वर्क की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो मेरी नौजवानों से ये अपील है कि अपने मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़े रहिए, मायूस ना होइए। पाकिस्तान में बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बेपनाह मौक़े हैं, और यहाँ पे अगर कोई काम करना चाहें तो कोई वजह नहीं कि आपको काम जो है वो ना मिल सके। काम बहुत हैं, सिर्फ़ अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए, अपने अंदर टैलेंट पैदा कीजिए, अपने अंदर स्किल पैदा कीजिए, और अपनी अब आपको डिस्कवर कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब वर्चुअल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। आप नेट पे, इंटरनेट पे बैठ के 100 काम ऐसे कर सकते हैं जिससे जो है वो आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी बहुत सारे यूथ नौजवानों से इंटरेक्शन होता है जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क में रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, और अपने पाँव पे खड़े हैं। बहुत सी हमारी बहनें बेटियां हैं, वो काम कर रही हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हैं। तो ये यही हाल मार्क है चौथे सनती इनकलाब का, कि स्मार्ट स्टेप्स, स्मार्ट इनिशिएटिव्स और स्टार्टअप्स, और अगला दौर जो है वो स्मार्ट थिंकिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ और स्टार्टअप का है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।